नेशनल टेलीविजन और मैं हूँ उस वक्त खास बातचीत के लिए जुड़े हैं डीडीसी काहरा बहराजुद्दीन मलिक। और हाल ही में इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भी फिल किया, यानी कि लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे। और खास बातचीत के लिए इसको जुड़े। मेहरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नॉमिनेशन फॉर्म आपने कुछ दिन पहले भरा है और कुछ ही दिन आप लोकसभा इलेक्शन को रहे हैं, तो किस तरह से आप देख रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन पे आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, वक्त बहुत कम बचा है, लोगों का इलेक्शन है ये। लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि कांग्रेस और भाजपा के लोग, डॉक्टर जितेंद्र वर्सेस लाल सिंह है। ये दो लोगों का चुनाव नहीं है, ये आवाम का चुनाव है। ना ये भाजपा का है और ना ही ये कांग्रेस का चुनाव है। ये लोगों को मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे इलेक्शन में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया है। कई सारों ने तो 1947 के बाद बहुत सारे वोट कास्ट किए होंगे और पूर्वजों को भी जानते हैं। लेकिन इलेक्शन जो है हमेशा पार्टियों का रहा है। लेकिन मैं पहली बार बताना चाहता हूँ, ये इलेक्शन जो है ये आवाम का है। ये आवाम के पास 10-12 दिन या 19 दिन बचे हैं। इसमें आवाम ने अपना मुस्तकबिल खुद चुनना है, अपना कल चुनना है। उसके लिए जो है लोगों को मौका मिला है। ये दो लोगों का चुनाव नहीं है। अगर दो लोगों की बात होती तो लाल सिंह को 10 साल दिए हैं, डॉक्टर जितेंद्र को 10 साल दिए हैं। लेकिन यहाँ के जो हालात हैं, यहाँ के जो मसले हैं, जिस तरीके से डॉक्टर जितेंद्र 10 साल से इकतदार में है, उनकी जब सरकार थी तो लाडली बेटी की एक स्कीम देश के अंदर इनने लाई थी। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ज्ञान बांटा जा रहा था। लेकिन डोडा के अंदर इन्होंने वो लाडली बेटी वाली स्कीम नहीं लाई थी। बहुत कमियां रही हैं। लोग जो है इसलिए चुनते हैं ताकि पार्लियामेंट में जाकर लगता है कि सख्त मुकाबला है, बहुत सारे कदावर नेता जो है मैदान में उतरे हैं, उनके साथ साथ आप भी हैं। वही बात है, ये आवाम का मुकाबला है। आवाम मुकाबले में अपने बच्चों के साथ साथ अपने नौजवानों का मुस्तकबिल कैसा बनाना चाहती है। मैं मुकाबले में नेताओं को या पार्टी को नहीं देखता हूं, मैं आवाम को देखता हूं। आवाम किस तरीके का मुकाबला लड़ेगी और कौन से लोगों के हाथ में अपना मुस्तकबिल 5 साल का देगी, ये जरूरी है। आवाम को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर जिस तरीके से मैं खुद को देखूंगा, मैंने पॉलिटिक्स के अंदर जब भागीदारी रखी थी, चाहे डीडीसी के चुनाव हो, इंडिपेंडेंट मैंने लड़ा था। मेरा चुनाव चिन्ह तब भी जो है प्रेशर कुकर था, आज भी है। तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लिया था। किसी भी, आप देखेंगे जब काउंटिंग शुरू हुई थी तो किसी भी जगह पर जो है किसी और को बढ़ने नहीं दिया था। महराज को सपोर्ट किया था, पैसा दिया था, सब कुछ दिया था। तो 3 साल से लगातार आवाम की बात करता हूँ। जब लोग अपना पैसा लगाएंगे, अपनी जान लगाएंगे, अपना माल लगाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि सामने वाला कितना ही बड़ा ताकतवर हो, वहां आवाम के मुकाबले में। आपने भी अपने इलाके के अंदर डीडीसी के दौरान काफी अच्छे काम भी किए, पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अक्सर मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे या हमारे पास जब आते हैं इंटरव्यू के लिए, तो अक्सर आप बाकी सारे लोगों को पूछते हैं, उसने फलाने ने ऐसा नहीं किया, ऐसा। और कल को आप भी लोकसभा इलेक्शन में जीत जाते हैं, तो आप भी वैसा तो नहीं करोगे जो आप एलिगेशन दूसरे को लगाते हो? ऐसा नहीं होता है। देखिए वसीम भाई, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, मैं इक्तदार में हूँ, मैं सत्ता में हूँ। यहाँ एक आदमी मेंबर बनता है ना, वार्ड का मेंबर 50-60 वोटों पे मुश्तमिल होता है। वो भी कहता है 5 साल निकल जाए, बाहर में जाए जनता, है ना। सरपंच बनता है, उसे भी हमने बनते हुए देखा। वो कहता है दफा करो, मुझे क्या करना, 5 साल इक्तदार चाहिए था, मुझे सरपंच बनना था, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन 3 साल से महराज भी इक्तदार में है। 15,000 की सैलरी लेता हूँ, आवाम की नुमाइंदगी तब भी जिस अंदाज से करता था, लेकिन जिम्मेदारी देने के बाद जो है बेबाकी से आवाम की आवाज उठाता हूँ। मैं जानता हूँ जिन लोगों ने मेरे लिए मेहनत की थी, उनके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। सवाल ये नहीं है कि महराज बाद में क्या करेगा। सवाल यह है कि महराज को जिन लोगों ने चुना है, ईमानदारी से उनका पैसा आवाम को मैंने लौटाया, जो उसका मुस्तहिक था उन लोगों तक पहुंचाया। और उसी तरीके से पार्लियामेंटेरियन का भी काम रहता है, पार्लियामेंट में जाकर आवाम की नुमाइंदगी करनी है। आपने कहा मैं कोसता हूँ, क्यों ना कोसूं डॉक्टर जितेंद्र को, जो डॉक्टर जितेंद्र डोडा का रहने वाला था। अपनी जमीन में से रोड निकालकर यहाँ से उसने बेड़ा ही उठा लिया और आज नॉमिनेशन में लिखता, सुन लीजिए ना मेरी बात, आज नॉमिनेशन में नाम लिखता है त्रिकुटा नगर का, उसे शर्म नहीं आती है? वो डिस्ट्रिक्ट डोडा के इन पहाड़ी लोगों के, गरीब लोगों की क्या बात करेगा, जिसने अपनी जन्मभूमि को छोड़कर त्रिकुटा नगर को जन्मभूमि बना लिया, वहां का रेजिडेंशियल। शर्म आती है उसे डोडा का इलाका दिखाने में? क्या ये सवाल उन लोगों से नहीं पूछे? प्रायोरिटी पे कौन से काम रहेंगे? अगर प्रायोरिटी पे काम, देखिए पार्लियामेंट में जाने के लिए एक ही बात होती है, वहां पर इलाके की नुमाइंदगी करनी है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की रहबरी करनी है, वकालत करनी है। तो वहां पार्लियामेंट में जाकर आवाम के मुद्दे वहां पे बताना है, ताकि देश भी सुने और जो सरकार होगी उसे भी याद रहे कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से ये लोग आते हैं, जिस क्षेत्र से ये लोग आते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के हालात क्या है। डॉक्टर जितेंद्र को पूछ लीजिए ना, बिजली के निजाम में बेहतरी 10 साल में लाई उसने? क्या बिजली को बेहतर करने के लिए कोई उसने मुंह खोला? क्या स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए कभी उसने जुबान खोली? क्या ये सवाल पूछना मेरा हक नहीं है? क्या हॉस्टल के अंदर डॉक्टर्स की तैनाती हुई? क्या स्कूल के अंदर टीचर्स की तैनाती हुई? 10 साल के अंदर इन्होंने कौन
सा काम गिना है? मुझे गिना दीजिए। क्या मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर बदलाव आया? डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया गया? आज भी हिली एरियाज का इलाका, मैंने तो कहा उन्होंने शनाख्त अपनी खत्म कर दी। उन्हें तो इन पहाड़ों से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने पहाड़ों से उठकर मैदानी इलाके के त्रिकुटा नगर, जो जम्मू कश्मीर का वीआईपी एरिया माना जाता है, वहां का जो है कार्ड बनाया, वहां का वोटर, और यहाँ खिताई चुनाव की नुमाइंदगी करने चला है। सुन लीजिए मेरी बात, ऐसे लोगों को रोकना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ बोलना पड़ेगा। इन लोगों ने लवेंडर की बात मैं बार बार कहता हूँ, लवेंडर की होर्डिंग लगाई इलेक्शन से पहले, लवेंडर का ज्ञान दुनिया को बांट रहा है। मुझे बताइए लवेंडर से कितने लोगों को फायदा हुआ? अगर आप गिना देंगे ना कि 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हो उससे, तो महाराज आपकी बात से सहमत हूं। जब आप डीडीसी आपने जब लड़ा था, फिर आप डीडीसी जीत के सामने आए, तो कौन कौन से काम आपने सोचा था और कौन से काम अभी तक पेंडिंग है और कौन से हो गए? बहुत बड़ी बात है, ये जो चुनाव लड़ना मेरी मजबूरी है, क्योंकि जिन सपनों को लेकर जिस आवाम ने मुझे चुना था, उनके सपनों को मैं अभी पूरा नहीं कर पाया। बिजली के निजाम में बेहतरी मैंने लानी थी, 24 घंटे की बिजली देखना चाहता हूं अपने इलाके के अंदर, लेकिन वो डीडीसी होने के नाते नहीं कर सकता हूं। हाँ, मैंने ट्रांसफार्मर्स 150 के ऊपर लगाए हैं, कुछ कमियां जो थी वो मैंने पूरा करने की कोशिश की। 70 लाख का अमाउंट था, 70 लाख से मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आकर आवाम की लड़ाई नहीं लड़ पाया, क्योंकि आपने देखा होगा कौंसल में हंगामा होता था, डीसी के साथ नोक-झोंक होती थी, लैप्स करवाने के चक्कर में, आवाम का पैसा जो है लैप्स करवाने के चक्कर में रहते हैं। इस बार भी करोड़ों रुपया जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा का लैप्स हुआ। क्या आप नहीं जानते? ठेकेदारों से पूछ लीजिए, जमीनी सतह पर काम हुआ, मनरेगा में काम हुआ, नाम चढ़े हैं, अटेंडेंस चढ़ी है, लेकिन रोजगार नहीं दे पाए। ये एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल मैं हमेशा करता हूँ। इन कमियों को पूरा करने के लिए मेरी मजबूरी है, मेरे स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए मैं डीडीसी काफी नहीं हूँ, बिजली के निजाम को ठीक करने के लिए मैं डीडीसी काफी नहीं हूँ। उसके लिए मैंने एमपी का चुनाव में हिस्सेदारी ली है, और अगर उसी तर्ज पे, जिस तर्ज पे डीडीसी हो मुझे लोगों ने बनाया, कुकर के चुनाव निशान पे वोट डाला, अपना पैसा दिया, अपना वक्त दिया, और मुझे डीडीसी बनाया, और कौंसल में जाकर आवाम की नुमाइंदगी करता रहा। यहाँ पर आवाज को उठने नहीं दिया, यहाँ पर आवाज को दबाने की कोशिश की। फैसला आपने लिया, जब पब्लिक के पास आप जाते हो, खास करके अपने इलाके के अंदर, बाकी सारे रिएक्शन क्या होता है? देखिए, रिएक्शन अच्छा है, लोग भी चाहते हैं बदलाव हो, लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो जहनी शिकार हैं, जो अपना वोट ये समझते हैं, इस वक्त ये समझते हैं कि हम अपना वोट इसे देंगे तो वो जीतेगा। मैंने उन लोगों से कहा है, अपने वोट की कीमत जानो, अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। फैसला ताज पहनाने वाला ऊपर बैठा है, उसने तय करना है कि ताज किसे लगाना है। लोगों को जो जिम्मेदारी है वो निभानी है। कुछ लोग जो हैं शातिर लोग हैं, जो ठगने का काम करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। मैं चाहता हूं, ईद से पहले मैं कुछ नहीं कहूंगा, ईद के बाद वो तबका आएगा जिस तबके के नाम पर सियासत होती है, वो गरीब तबका, और वो जिस दिन वापस अपने घरों में आएगा, उस दिन पूरी ताकत के साथ सड़कों पे उतरेंगे और बताएंगे कि जल्द से कैसे। कितना ज्यादा खुश इस फैसले से? देखिए, खुश तो होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे में ये कहा जाता है कि जितने भी लोग होंगे, अगर 10 लोग हैं तो 10 में से सबसे कम जालिम को चुनना, इसलिए वोट का अधिकार यही है कि सबसे कम जालिम को चुनना है। लेकिन लोगों के पास ऑप्शन है। मैं बताना चाहूंगा, महराज मलिक वो चेहरा है जो ईमानदार है, जो बेबाक है। पॉलिटिक्स के अंदर पहली बार, यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में अगर मैं बता दूं, जितना भी जम्मू कश्मीर, कठुआ, उधमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूं, पहली बार इन 12 नुमाइंदों में एक शख्स ऐसा है जो ईमानदार है। यहाँ तो कम जालिम को ये कैसे बोल रहे हैं आप? बाकी लोग नहीं? भाई साहब, अगर डॉक्टर जितेंद्र या आपके चैनल पे ये बात बोल दे मैं ईमानदार हूँ, बोलने के लिए जिगरा चाहिए। नहीं, अगर बोल दिया उन्होंने, नहीं, फिर हम बताएंगे ना, उसके तो काले चिट्टे हमारे पास सारे हैं, वो तो हम बता देंगे ना। नहीं, ये कौन सा ठप्पा आपके पास? आप सबको बोल देते हैं फलाना तो है ना। देखो, यहाँ एक छोटा सा वार्ड का मेंबर बना, 1000 रुपए उसकी सैलरी हुआ करती है, लाखों में खेलता है। सरपंच को 3000 तनख्वाह है, 5 साल के बाद करोड़पति बन जाता है। और आप कह रहे हैं ये मंत्री कुछ नहीं, क्लिनिक चलाने के बाद आज करोड़ों के मालिक होंगे, तो ये बोल सकते हैं हम ईमानदार हैं? ईमानदार बोलने के लिए ईमानदार होना बहुत जरूरी है भाई साहब। और ये जो सफेद कपड़ा हमने ओढ़ा है ना 15 साल पहले, अभी तक दाग नहीं लगने दिया। जिस दिन दाग लग जाएगा उस वक्त जो है महराज की जुबान पे भी ताला लगेगा, चुपचाप इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे नेताओं को नहीं देखा है, जब चुनाव आते हैं तो निकल आते हैं, चुनाव के बाद अगर हार गए तो ठेकेदारी करते हैं। महराज मलिक 24/7 जो है लोगों की खिदमत करने के लिए तैयार है। मैं निकला हूँ अखाड़े के अंदर, हार मिले या जीत मिले, उसी बेबाकी से, उसी ताकत से आवाम की आवाज उठाऊंगा, आने वाली नस्लों की वकालत करूंगा। मैं एक वकील की हैसियत से काम करूंगा, जो लोगों से अब उनके वोट की
हिफाजत करना चाहता है वो वोट देंगे तो हम उनकी वकालत आने वाले कल में करेंगे। और इस बात की मुझे खुशी है, एक मौका मिला है आवाम को सोचने का, समझने का। उसी ताकत से, उसी सोच से उन्होंने कुकर को वोट डाला। यहाँ पार्लियामेंट में अगर कुकर को वोट पड़ेगा, सरकार किसकी भी बनती है दिल्ली के अंदर, लेकिन यहाँ से अगर महराज जाएगा तो पार्लियामेंट गूंज उठेगा। और पार्लियामेंट के अंदर जो आवाज उठेगी वो यहाँ से बेबाक आवाज होगी, यहाँ के मुस्तकबिल की आवाज होगी, यहाँ के नौजवानों की बात होगी, यहाँ के पावर प्रोजेक्ट्स में हमारे बच्चों से छीना गया रोजगार उसकी आवाज होगी। यहाँ पर जुल्म और जाति, हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी, वो आवाजें पार्लियामेंट में आपको सुनने को मिलेंगी, जिसे देश भी देखेगा और दुनिया भी देखेगी। और जब यहाँ के कामों को नहीं किया जाएगा तो सवाल जो है देश के पार्लियामेंट से उठेंगे, जनता देश की उठाएगी और दुनिया भी उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। लोकसभा इलेक्शन है और इलेक्शन को लेके आज बात हो रही थी डीडीसी कारा, और बातचीत कर रहे थे। हाल ही में उन्होंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है फिल किया है कुटवा के अंदर, और उसी पे ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त किस तरह की है और माहौल किस तरह का है, डीडीसी कारा महराजुद्दीन मलिक हमसे बात करते। गुलिस्तान न्यूज के लिए वसीम बत्तू, डोडा।